नमस्कार दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जो कि 2025 सत्र का क्वेश्चन पेपर है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम ओएमआर सीट पर होना है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न जिनकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने हैं, उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, या माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय से आप हैं, या आपका कानपुर विश्वविद्यालय है, या राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, आप सबके लिए ये वीडियो रामबाण होगी। यहाँ से ठीक प्रश्न आपके पेपर में भी रिपीटेड पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो आपका जो केमिस्ट्री में सेकंड पेपर है वो है केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। और CHE 305 ये आपका केमिस्ट्री का कोर्स कोड दिया गया है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। और इस प्रश्न पत्र में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, द लॉ ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाज गिवन बाय। वाष्प दाब में सापेक्ष कमी का नियम किसने दिया था? तो ये नियम राउल्ट जी ने दिया था। यहाँ पर आपका आंसर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, एक आदर्श विलयन के लिए। तो एक आदर्श विलयन के लिए डेल एच इक्वल टू जीरो, डेल बी इक्वल टू जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही है। जिन्होंने दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर एक को टिक किया उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज, यानी किसी विलयन की मोलरता है। तो किसी विलयन की जो मोलरता होता है दोस्तों वो क्या होती है? वो याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर में विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में करेक्ट उत्तर होगा। जिन्होंने तीसरे नंबर प्रश्न का डी आंसर टिक किया उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4, और चौथा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन बाय। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है, यही प्रश्न रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा गया कि किसी विलयन के हिमांक और नमन का अध्ययन कहलाता है। द स्टडी ऑफ डिस्प्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलेगा इस, क्या कहलाएगा? कार्योस्कोपी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पांचवे का ऑप्शन सी सही है, यानी किसी विलयन के हिमांक अवनन का जो अध्ययन है उसको हम कार्योस्कोपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6, और इसमें पूछा गया था कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन एडेड इन ए सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, यानी कि जब किसी वाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तब वाष्प दाब क्या होता है? तब डिक्रीज करेगा वाष्प दाब। ठीक है, घटेगा वाष्प दाब। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। 6 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर हो जाएगा ऊष्मागति का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 2, और इसमें आपका है 8वां प्रश्न। 8वां क्वेश्चन है द पार्टिकल विच में पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि कण जो अर्ध पारगम झिल्ली के पार जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको दोस्तों क्या सॉल्वेंट पार्टिकल बोलेंगे, या सॉल्वेंट सैल्यूट पार्टिकल बोलेंगे, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करके बताइएगा। 8वें प्रश्न का आंसर आप सबके द्वारा दिया जाना है। ठीक है, प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताने का। 9 नंबर क्वेश्चन है होमेस्टिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड है, परासरण का दाब प्रदर्शित किया जाता है। तो परासरण दाब जो प्रदर्शित किया जाता है वो प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर पाई बी इक्वल टू एनआरटी। ऑप्शन नंबर ए, 9 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द करेक्ट रिलेशन इज। तो करेक्ट रिलेशन है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल बी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। 10 नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 11, जिसमें पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट
स्टेट फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा प्रावस्था फलन नहीं है? तो प्रावस्था फलन पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है, जिसमें दिया गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर प्रावस्था फलन है। इंटरनल एनर्जी भी है, वर्क इनमें इंक्लूड नहीं है, कार्य। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, जिसमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज, इसमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट पूछा गया है कि है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका डेल एच अपॉन डेल टी पी। ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर प्रश्न में ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज करेक्ट रिलेशनशिप, कौन सा सही संबंध है? सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, यही करेक्ट रिलेशनशिप है, करेक्ट संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 15 नंबर प्रश्न है कि वैल्यू ऑफ डेल एच फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन वुड बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या होगा? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल एच का जो मान होगा वो क्या होगा दोस्तों? हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, जिसमें पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय, एंथैल्पी का ताप के साथ बदलाव का समीकरण दिया गया था, तो ये समीकरण किरचॉफ इक्वेशन था। यहाँ पर हो जाएगा किरचॉफ इक्वेशन, ऑप्शन बी 16 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेस लॉ इज, हेस का नियम पूछा गया है, तो हेस का नियम क्या है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान रखेंगे एंथैल्पीज का योग, एडिशन ऑफ एंथैल्पीज आर कॉल्ड हेस लॉ। ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर में ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए बेस स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान पूछा गया, तो इसका जो मान होगा -13.7 KCl पानी को, यानी कि एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, यानी कि -13.7 किलो कैलोरी तुल्यांक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा आपको इसमें। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि रिगार्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के संबंध में सही वाक्य आपको बताना है। तो इसमें पहले ऑप्शन को देखें, जिसमें है हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू वर्क, यानी ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में बदला जा सकता है। बिल्कुल सत्य कथन यही है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर में ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसमें पूछा गया द इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन अकॉर्डिंग टू कार्नोट साइकिल इज ऑलवेज, यानी कार्नोट चक्र के अनुसार किसी ऊष्मा आधारित इंजन की दक्षता हमेशा होती है, तो हमेशा इसकी दक्षता होती है <1 होती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा <1, एक से कम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 600 केल्विन एंड 30 एडवेंट केल्विन वुड बी। ठीक है, यहाँ पर है एक कार्नोट इंजन जो 600 केल्विन एवं 300 केल्विन ताप के बीच कार्य कर रहा है, उसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता 50% होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा, 21 का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, और इसमें पूछा गया है इन ए रिवर्सिबल सिस्टम द एंट्रोपी, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट उत्तर लगाएंगे, ना तो घटेगी ना ही बढ़ेगी, ये शून्य होगी, 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, जिसमें है इरिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज इन विच, यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में है जिनके डेल एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेल एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी ऑप्शन 23 नंबर में आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा गया था फॉर द ऑकरेंस ऑफ ए रिएक्शन डेल जी शुड बी, किसी अभिक्रिया के होने हेतु डेल जी होना चाहिए, तो डेल जी जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, नकारात्मक। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग विल बी, यानी एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है तो डेल एस सिस्टम प्लस
डेल एस सराउंडिंग होना चाहिए, तो ये हमेशा 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 25 का सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया विच आर इनकरेक्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट की पहचान आपको करना है। और इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया, 27 माफ कीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है कि तनुता बढ़ने पर विलयन की विशिष्ट चालकता, जब तनुता बढ़ेगी तो विलयन की जो विशिष्ट चालकता है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यहाँ पर घटेगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है कि तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता एवं सांद्रता में संबंध, तो सांद्रता में क्या संबंध है, यहाँ पर हो जाएगा कि तुल्यांकी बी तुल्यांकी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है, ठीक है। 28 नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, जिसमें पूछा गया कि धनात्मक और ऋणात्मक परिवहन संख्या का योग होता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक परिवहन संख्या का जो योग होता है वो होता है +1। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्होंने 0 लगाया है, धनात्मक और ऋणात्मक धनायन और ऋणायन परिवहन संख्या का योग पूछा गया है। तो अब इसका मतलब नहीं है धनायन और माइनस कर देंगे तो 0 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनके ऋणायन परिवहन संख्या की बात, तो +1 होगी, 1 ही होता है लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि द ओस्टवाल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज, ओस्टवाल्ड तंत्र नियम इनमें से कौन सा है। ओस्टवाल्ड तंत्र जो नियम है वो है आपका गुरुवाती इक्वल टू √k/c। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है, 30 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31, जिसमें आर्हीनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द आयनाइजेशन ऑफ, आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत लागू होता है, तो आर्हीनियस का जो आयनन सिद्धांत है वो किस पर लागू होता है, ये लागू होता है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक पर, यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 31 का बी आंसर सही है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, NaNO3 है, ये एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है या प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक है, यानी कि ये आपका प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 32 नंबर में सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको करेक्ट रिलेशन बताना है, सही संबंध, तो इनमें से जो सही संबंध हो जाएगा वो लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कोलहरास का नियम का अनुप्रयोग होता है, जिसमें पहला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें दुर्बल अपघट्ट के लिए लैम्डा नॉट इनफाइनाइट ज्ञात करने में, यह भी दिया गया है कि आयनों की गति साझा करने में, सी है तुल्यांकी घुलनशीलता लवण की विलेयता ज्ञात करने में, या डी है उपरोक्त तो सभी। तो आप लोग सभी उत्तर क्या करेंगे इसमें, आप सभी 34 नंबर में ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑल ऑफ एबव करेक्ट उत्तर, ठीक है, यही सभी सही उत्तर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि धनायन और ऋणायन द्वारा पूर्ण विद्युत धारा के आंशिक भाग को परिवहन करने को क्या बोलते हैं, तो परिवहन करने को ट्रांसपोर्ट नंबर, इसको परिवहन संख्या बोलते हैं। धनायन और ऋणायन द्वारा पूर्ण विद्युत धारा के आंशिक भाग को परिवहन करने को क्या बोलते हैं, परिवहन संख्या। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, इसमें पूछा गया था कि क्वथनांक उन्नयन की प्रायोगिक विधि से ज्ञात करने हेतु कौन सी विधि सही है, तो इनमें जो विधि सही है उसका नाम है काइटेल्स विधि। ऑप्शन नंबर का टेल्स विधि, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर में बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 37, और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दो प्रबल वैद्युत अपघट्ट का मान है, जिनका मान दिया गया है दोस्तों कि वी लैम्डा इक्वल टू CH3COO Na 9.055 सेमेन स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका तुल्यांकी ज्ञात करने में आवश्यक जानकारी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे सस्पेंस लगा,
एग्जैक्ट आंसर मुझे इस क्वेश्चन का नहीं पता है, तो मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। बाकी अगर मैं गूगल करूंगा, अगर एग्जैक्ट आंसर जो मुझे लगेगा वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। ओके, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, प्रासरण दाब मापने हेतु कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो प्रासरण दाब मापने हेतु जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है वर्कले हार्टले विधि। ठीक है, वर्कले हार्टले विधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 जिसमें पूछा गया एंट्रॉपी ताप आयतन का एक फलन है, इसके लिए सही समीकरण इनमें से कौन सा है? तो इसके सही समीकरण जो होगा जाएगा वो जाएगा डेल एस इक्वल टू सी बी इन टी टू बाई टी वन प्लस आर इन बी टू बाई बी वन। ऑप्शन सी 39 नंबर में ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 40 और इसमें है कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई है दोस्तों वो क्या है? वो है ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 40 नंबर में ऑप्शन सी सही है। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखेंगे जिसमें एंट्रॉपी इज मेजर ऑफ, एंट्रॉपी मापन है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एंट्रॉपी मापन है तो ये मापन किसका है? प्रक्रम के रैंडमनेस का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 41 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिबाय डिबाय हुकल ऑन सागर थ्योरी एक्सप्लेन। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स, यानी कि यहाँ पर प्रबल अपघट्ट हो जाएगा, प्रबल अपघट्ट का। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 42 नंबर में सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि डिफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन इज, कार फंक्शन है तो कार फंक्शन बताना है। कार फंक्शन दोस्तों याद रखेंगे इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, इक्वल टू एच माइनस टी एस करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44 जिसमें है कि अणुसंख्या गुणधर्म गुण है केवल, अणुसंख्या गुणधर्म गुण है केवल, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन का है तनु विलयन के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 44 में ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 45 जिसमें क्वेश्चन है कि राउल्ट लॉ इज वैलिड फॉर सॉल्यूशन ऑफ, राउल्ट का नियम वैध है विलयन के लिए। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। राउल्ट का नियम वैध है किस विलयन के लिए? तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि अवाष्पशील विलय के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 46 जिसमें पूछा गया है कि क्वथनांक उन्नयन को प्रदर्शित किया जाता है सूत्र से। यहाँ पर दिया गया माइनस डेल टीबी इक्वल टू केबी एम, जहां पर केबी कहलाता है, केबी क्या कहलाता है? जहां पर एम केबी कहलाता है। ठीक है, जहां पर एम केबी कहलाता है। चलिए अब इसमें दिया गया क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। दूसरा दिया गया है आपका इसमें जिसमें है इबुलियो स्कोपिक नियतांक, सी है मोलल उन्नयन नियतांक, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो ऑल लगाएंगे आप सभी, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। 46 में ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 47 जिसमें है कि बेकमान तापमापी प्रयोग किया जाता है। बेकमान थर्मोमीटर इज यूजिंग, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट में पीडीएफ इसको क्लियर कर देता हूं। प्रश्न नंबर 48 ध्यान दीजिएगा जिसमें दिया गया किसी विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये किस पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये निर्भर करता है विलय के अणुओं की संख्या पर। ऑप्शन नंबर ए 48 नंबर प्रश्न में सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49 जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका अवक्षेप अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है? तो इनमें कापर फेरोसाइनाइड हो जाएगा, कापर फेरोसाइनाइड। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है 49 नंबर प्रश्न में। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्टिंग ऑफ H2O इज, जल को नमकहीन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विपरीत परासरण। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर में ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है। 50 क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू मोड में जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं,
और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल जो भी हमारे अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और इसी प्रकार से लगभग 200 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों का मैं श्रृंखला कल लेकर के आऊंगा क्लास में, जिनसे पेपर फर्स्ट और पेपर दोनों इंक्लूड होंगे, जो आप सबके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो आपको मिलते हैं वो वहीं पर मिलते हैं। जिसमें अगर आपको लिंक द्वारा ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा एसपी स्टडी पॉइंट। एसपी स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको चैनल का नाम मिल जाएगा, जहां से आप चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी पेमेंट वहां नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।